अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और आज के इस मुश्तरका इजलास में हमें इश्तराक हासिल होगा राना मुबशर साहब का। अतर कासमी साहब भी हमारे शो का हिस्सा हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी लीगल एक्सपर्ट वो भी हमारे साथ आज के शो में शरीक होंगे, जबकि जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा भी हमारे आज के शो का हिस्सा हैं। जिसे कहा जाता है कि बुझता चिराग ज़्यादा रोशनी देता है, इसी के मिस्दाक जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उनमें तेज़ी देखी जा रही है। ऐसी इतलात हैं कि कुछ देर तक शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये फरमा रहे हैं कि मामला सारे तय हो चुके हैं, निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर भी इत्तफाक हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। तो पर्दादारी किस चीज़ की? ऐसे में एक जो ट्विस्ट आया वो तब आया जब पहले ये खबर चली कि 8 अगस्त की तारीख पर इत्तफाक कर लिया गया है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस बात की तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि नहीं जी, पहले इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। तो जो सियासी उफ़क़ पर हर तब्दीली है वो खासी मानी खेज़ है, चाहे वो मरदमशुमारी का मामला हो या इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास वो ख़त्म हुआ, इन कैमरा सेशन था और उसके बाद वज़ीर कानून ने बताया कि जल्द ही उसका मुसव्वदा जो है वो ड्राफ्ट की सूरत में अरकान को भेज दिया जाएगा और इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड है। नुकसान और फ़ायदे की बहस इस वक्त चल रही है, जिस पे तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है और जो मामला है 60 दिन का 90 दिन का, उसमें भी बहुत से अभाम हैं और मामलात को बहुत देखभाल कर बारीक बीनी के साथ तय किया जा रहा है। लेकिन अतर ये जो अभी 8 अगस्त की तारीख पहले सामने आई और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इसकी तरदीद करना पड़ी, ऐसा क्यों? देखिए ऑब्वियसली हमने देखा पहले में दुबई में कुछ शख्सियात मिली और कुछ चीजें वहाँ पे सामने आई कि जनाब ये चीज तय हो गई और फिर रिजर्वेशंस आई मौलाना साहब की तरफ से, उसके ऊपर रिजर्वेशंस आई, दीगर जो इत्तेहादी थे उन्होंने भी गिले शिकवे किए। तो मुझे लगता ये है कि क्या पता कुछ ना कुछ तय पा गया हो, लेकिन वो खबर वक्त से थोड़ा सा पहले आउट हो गई इसलिए कि इत्तेहादियों को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया होगा। इसी वजह से अब ये जो उस पे कहा जा रहा है एक तरह से कि जनाब ये अभी हतमी नहीं है तारीख। इतना फूंक कर क्यों कदम रखे जा रहे हैं आपके ख्याल में? किसका डर है? यहाँ पे चीजें हतमी मराहिल में दाखिल हो। सॉरी आयशा, क्या फरमाया आपने? इतना फूंक कर कार्ड सीने से लगाकर क्यों रखे जा रहे हैं? किसका डर है? डर तो आजकल एक ही बंदे का है लोगों को, पर मसला ये है कि डर ये है ना कि इंतखाबात में जाना है इन्होंने और इंतखाबात में जाने से पहले जो है बहुत सारी चीजें होनी है और फिर इंतखाबात के बाद भी बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना है। तो इसी वजह से वो फूंक के कदम रखा जा रहा है और बुनियादी मकसद उसका ये है। फिर ये है कि एक कोलिशन बनी है, एक साल पूरा इकट्ठी हुकूमत की है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ सब उसमें बराबर के जिम्मेदार हैं। तो अभी भी वो यही तासुर देना चाहते हैं कि ये कोलिशन अभी भी कायम है और इस सारे अरसे के दौरान जो नई सियासी जमात इसमें पाकिस्तान को भी हाथ में लेना होगा। तो इससे आप इस सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों जो है चीजें इतनी पेचीदा हैं। ठीक है, चीज़ें इतनी पेचीदा हैं, शायद वक्त के साथ साथ सहल हों, लेकिन अभी तक ऐसे इम्कानात दिखाई नहीं देते। जनरल साहब, आपने कुछ चीज़ें पहले प्रेडिक्ट की थी, पीडीएम में फूड की बात आपने वक्त से पहले की थी और फिर नैरेटिव की भी बात की थी कि इनके पास नैरेटिव क्या होगा इलेक्शन में जाने के लिए। अब ये है कि हुस्न इत्तफाक है कि सभी रजामंद हैं कि वक्त से पहले वो चले जाएंगे और हुकूमत निगरान के हवाले कर देंगे। आपके ख्याल में ये वाकई वक्त पर इलेक्शंस कराना चाहते हैं या ये आय वॉश है? जनरल साहब देखिए, मैं अपनी नजर ये है कि इस वक्त जो भी पार्टी पीडीएम का हिस्सा है वो इस वक्त इलेक्शन से फरार जाती हैं और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने, मुख्तलिफ वजहियात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। वो अभी समझते हैं कि जो जैसे मैंने पहले कहा था इनके पास नैरेटिव नहीं है और ये कोई ऐसा बयानिया अवाम के सामने पेश करने काबिल नहीं है कि जो पिछले साल 1.5 साल में जो इनकी हुकूमत से या इन शख्सियात से जिन लोगों के एतराज़ात हैं, जो उनको पसंद नहीं करते, उनको हटाया जा सके। लोगों के ज़हनों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं इस वक्त और इसका कोई जवाब ना तो प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, ना ही उनका कोई वजीर दे सकता है, ना ही बहसीत मजमूई पीडीएम दे सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शंस डिले कराने के लिए कुछ ना कुछ शेयर करना जरूर करेंगे। दूसरी चीज एक बहुत जो अजीब सी है और जो नहीं दे रहे, पाकिस्तान की जो काबिल जिक्र सियासी कुव्वतें हैं
इनमें से कोई भी सियासी क़ुव्वत ऐसी नहीं है जो अक्रॉस द बोर्ड चारों सूबों में अपने को एक पोजीशन रखती हो। पीस पार्टी सिंध की पार्टी होकर रह गई है, PMLN पंजाब से बाहर सोच देख नहीं रही, क्योंकि सारे अब भी देख लें, सारे जो मशीर हैं वो भी देख ली जाती है। बलूचिस्तान का हाल आपके सामने है। KP के अंदर मौलाना साहब की तमाम ख्वाहिशात के बावजूद JUF का वहां पे ना तो एक बहुत बड़ा नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ उसकी नजर आ रही है, ना ही वो भी कहीं बाहर के हैं। तो पाकिस्तान में जो मसाइल आगे मैं देख रहा हूँ, इस तरीके से ऑलरेडी तकसीम है। अगर यही सियासी क़ुव्वतें आगे चल के बैठती हैं तो पंजाब की, सिंध की, KP की और बलूचिस्तान की पार्टियां होंगी, पाकिस्तान की पार्टी, सियासी पार्टियां दावा तो कर सकेंगी लेकिन चल नहीं सकेंगी इससे। ठीक है। अच्छा राना साहब, इसमें भी जैसे PDM के हवाले से जुनैद साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो शकूक इस वजह से भी उभरते हैं कि पहले अदम एतमाद के वोट का जब मामला था तब भी मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने तसल्ली कराई, लेकिन उसके बरक्स हुआ। अब 8 अगस्त की तारीख पर पहले इतफाक, फिर उस पर तरदीद। ये डेट इसलिए तय पाई, जो स्पेकुलेशन है वो ये कि सदर मुमलिकत को देखते हुए तय किया गया है कि अगर 8 तारीख को समरी भेजी भी जाती है और 48 घंटे तक वो उस पर साइन नहीं करते तो वो नाफिज हो जाएगा, फैसला असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। बट मीनवाइल नवाज शरीफ साहब की वापसी का फैसला क्या देखभाल कर नहीं किया जा रहा, या वो भी मामला तय हैं और कैलकुलेटेड हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात कर लेता हूँ मैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो पहले भी बता चुका हूँ, और कई लोग वहाँ पे एवन फील्ड में जो उनके पास इर्द गिर्द होते हैं मौजूद, वो भी बता चुके हैं मुझे कि जनाब 14 अगस्त से पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएंगे, और उनकी रिसेप्शन की तैयारियाँ शायरियाँ पिछले कई माह से जारी है। खैर, जो ये डेट का जो आगे पीछे हो रहा है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आपने उससे पहले ही असेंबलियाँ डिज़ोल्व करनी है। जिस दिन मुद्दत ख़त्म होगी असेंबलीज की, उससे पहले ही असेंबलीज डिज़ोल्व होंगी, ताकि आपको एक कुशन पीरियड मिल जाए 90 डेज का। सो वो उसमें कोई सच इश्यूज नहीं होंगे और वो हो जाएगी। सो ये एक आपको, मुझे, हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारा मीडिया जो है उसको इंगेज करने की एक स्ट्रेटजी है, उसको इंगेज करके रखो ताकि वो इंगेज हो और इस तरह की बातें करता रहे और उस पर पल्स भी लेते रहो। तो बेसिकली दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन। बाकी रहेगी बात कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, इट हैज बीन डिसाइडेड। कब असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, इट हैज बीन डिसाइडेड। कैसे कैबिनेट बनेगी, कौन कौन कैबिनेट के अंदर होगा, इट हैज बीन डिसाइडेड। सो एवरीथिंग हैज बीन डिसाइडेड। अब इट्स फॉर द कंसर्न पीपल, यानी कि पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स, उनके लिए वो वक्त कौन सा होगा जिस वक्त हम लोगों तक वो बातें पहुंचेगी या वो नाम पहुंचेंगे, वो दैट इज येट टू बी सीन। वो कौन सा एक्यूरेट टाइम होगा, प्रॉपर टाइम होगा, उस वक्त हमारे तक सारी बातें पहुंचेंगी। इतने मोहतात तरीके से क्यों चला जा रहा है राना साहब? देखिए, मोहतात तरीके से चलने की वजूहात हैं, वजह नहीं है, वजूहात हैं। एक तो वजह यह है कि आपकी जरा थोड़ा सा इसको इंटरनल सिक्योरिटी के साथ भी जोड़ लें। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो आपके जो आपकी नेबरिंग कंट्री है, जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहां से जो एडवेंचरिज्म हो रहा है वो सबके सामने है। उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिक्र भी कर चुके हैं, उसको डिटेल में बता भी चुके हैं। सो एक तो वो है। दूसरा रीजन ये है कि पॉलिटिकल उसके वजूहात हैं, पॉलिटिकल वजूहात भी हैं उसकी। सो एक स्टेप जो है वो फूंक के इसलिए लिया जा रहा है कि कोई भी काउंटर स्ट्रेटजी किसी ने अगर बनाई हुई है, यानी कि जो लोग इस वक्त हुकूमत में नहीं है और अगर उनके पास इतना मवाद है या इतना असर रसूख है इस वक्त भी, और वो काउंटर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी को भी मद्देनजर रखते हुए सारी चीजें आप सामने रख के, और फिर ये डिसीजन इसलिए लिए जा रहे हैं कि हर चीज जो है फूंक के चली जा रही है। आपने देखा जिस दिन बात होती है कि जनाब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी, उस दिन MQM खड़ी हो जाती है, नहीं जी हम पुरानी मर्दमशुमारी पे नहीं करेंगे, इलेक्शन नहीं कराएंगे, हम नहीं होने देंगे। हमारी जनाब यहाँ पे लोग जो है बढ़ चुके हैं, तकरीबन 1 करोड़ 1.25 करोड़ लोग बढ़ चुके हैं, या पहले जो हुआ था मर्दमशुमारी वहां पे हमारे साथ ज्यादती हुई। सो थिंग्स लाइक दैट, ये चीजें क्रॉप अप होनी शुरू हो जाएंगी। उसकी रीजन ये है, मल्टीपल रीजन है उसके, और मल्टीपल रीजन फिर दोबारा उसके ये है
कि किसी न किसी तरीके से ऐसे इलेक्शंस करवाए जाएं जिसमें कोई भी एतराज ना कर सके, कोई भी, चाहे वो अपोजिशन में बैठा हुआ है, चाहे वो हुकूमत में बैठा हुआ है, और जो हार भी जाए वो भी इतराज ना कर सके। करेंगे तो खैर लाजमी करेंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो हारेगा वो जरूर इतराज करेगा। लेकिन द पॉइंट इज के उसको जो मिनिमाइज कर दिया जाए उस सारे प्रेशर को, क्योंकि अगर बाद में वही सिचुएशन बन जाती है बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन, तो उस चीज को अवॉइड किया जाएगा। उस चीज का कि सड़कों पे कोई ना निकले, जलसे जुलूस कोई ना करे, एहतजाज कोई ना करे, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हर चीज को जनाब, हर कॉर्नर को वो फुल प्रूफ बनाया जा रहा है, से उसको फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। वैसे राणा साहब, ये आपने बड़ी खबर दी कि इन अ वे द मैच इज फिक्स्ड। अगर चीजें तय पा चुकी हैं, वो सिर्फ अपनी टाइमिंग पे सामने आएंगी। और इसमें जो फिक्स नहीं आयशा, फिक्स नहीं कहूंगा मैं। अच्छा, क्या कहेंगे फिर? देखिए, अब गुजारिश ये है कि इसको मैं ये कहूंगा कि देखिए ये स्ट्रेटजी बन चुकी है, ये हो चुका है, ये सिर्फ नाम नहीं बताए जा रहे। फिक्स नहीं हुआ, मैच फिक्स नहीं हो सकता। हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं ना कि जनाब हमें पहचानते भी नहीं है, हमें पूछा ही नहीं है, तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि उनको लूप में लिया जाए। ठीक है, एक पार्टी है, पीटीआई है, पार्टी है, उनकी फॉलोइंग भी है, उनके साथ लोग भी हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है विद इन पीटीआई, सो इसलिए उन्हें थोड़ा सा, और फिर उन पे भी एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी कि प्रोबेबली वो शायद पीटीआई के साथ नहीं है, होते हुए भी नहीं है। अच्छा। तो वो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो हर चीज को ना शाह महमूद कुरैशी साहब पे भी आईब्रोज रेज हो जाती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ट्वाइलाइट किस्म की, बिल्कुल, कि वो किस तरफ हैं। हाँ, आयशा पता है किस तरह छुट गए शाह साहब, अंदर होए सन तो छुट किस तरह गए, तो शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी तो छुट किस तरह गए, तो वो इस तरह की बातें भी चल रही है ना। तो इसलिए शाह साहब को पता होगा, लेकिन वो अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो वो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जनाब हमें पूछा ही नहीं, किसी पूछा नहीं गया। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का जो इजलास हुआ अबूजर, उसमें सेनेटर अली जफर साहब ने बॉयकॉट किया। हालांकि एक इजलास में वो शरीक हुए, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट सेशन को उन्होंने बॉयकॉट किया। फिर भी इसके बावजूद भी आजम नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं कि सबको लूप में लिया गया, इवन फैफिन और इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि जैसे दुबई प्लान या उसके बाद मेल मुलाकातों को खुफिया रखा जा रहा है और बकौल राणा साहब के सारी स्कीम सेट हो चुकी है, ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इनका मुसव्वदा भी अभी तक पब्लिक नहीं हुआ, हालांकि बड़ी तादाद बताई जा रही है तरामीम की जो कि होने जा रही हैं। आपके ख्याल में क्या उसमें ये सेंसस के ऊपर भी कोई तरमीम हो सकती है, और फिर इसकी हैसियत क्या होगी अगर ये 20 दिनों के अंदर अंदर इस पर कोई पेशरफ्त करते हैं? जो इस वक्त जितना भी सारा कुछ हो रहा है, जो लॉज भी बन रहे हैं, जो कानून भी बन रहे हैं, वो देखें, मैं सीधी सी बात करूंगा, एक स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है मैक्सिमम कंटेनमेंट की, कि आपने मैक्सिमम जितना भी कंटेन कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या उसकी जो लीडरशिप है, जो उनके चेयरमैन है उनको, तो उसके लिए 2 स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं। एक तो पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि प्री पोल रिगिंग करें आप, और वो शुरू हो चुकी है। आप देख लें जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पार्टी के मेंबर्स को छुड़वाया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है, कोई नहीं मान रहा तो वो जेल में अभी तक बाहर नहीं आया। शहरयार अफरीदी आपके सामने है, अली मोहम्मद खान आपके सामने, और बाकी जितनी लीडरशिप जो इस वक्त जेल में है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो उनके ऊपर से वो 9 मई का जो इल्जाम है वो भी खत्म हो जाएगा, और इनको बिल्कुल दूध से दुला के बाहर निकाल दिया जाएगा कि इनका कोई कसूर नहीं था, इसमें हो चुका है। ये परवेज खटक साहब के क्या बयान नहीं है, क्या जो बाकी लोग छोड़ गए हैं, मुराद रास हैं, उनके बयान नहीं है 9 मई के इंसिडेंट में, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जाता। दैट मीन्स कि आपने अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी, आपने एक पार्टी को डिसमेंटल करना, आपका टारगेट ये है। और उसके बाद अब इतनी सोच विचार देखें क्यों हो रही है, इसको समझें आप। आज इलेक्शन कमीशन ने एक डाटा रिलीज किया है, 18 से लेकर 26 साल तक आपका वोटर है 2 करोड़ 35 लाख, 27 से 35 साल का है 3 करोड़ 26 लाख, 36 से 45 साल हैं आपके 2 करोड़ 77 लाख, तो ये टोटल बनते हैं 8 करोड़ के करीब। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से काफी वोटर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। अगर आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाता है तो ये प्री पोल रिगिंग करने के बाद भी, तो आपने मैक्सिमम एक स्ट्रेटजी बनानी है कि आपने पोल्स के अंदर भी रिगिंग करनी है, और ये बिल्कुल ईसीपी का रोल कंट्रोवर्शियल है। आपको पहले दिन से देख लें, ईसीपी ने कोई ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं किया, हमेशा ऐसे फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान आया है, और इस वजह से इनको समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह एक
ऐसी माहौल क्रिएट करें, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें और इस तरह के कानून बनाएं जिसको ईसीपी को और पावरफुल कर दे। मुझे नहीं पता उसका मसवदा क्या होगा, लेकिन वो मसवदा जब आएगा पास कॉन्डक्ट देख के यही पता लगता है हुकूमत ने सिर्फ वही कानून बनाए हैं जिससे या शहबाज शरीफ साहब को अपने केसेस में फायदा हुआ या मियां नवाज शरीफ को जो उनकी नाअहली का इशू है उससे उनको फायदा हो सकता है। ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें अक्रॉस द बोर्ड एक पाकिस्तान के आम शहरी को फायदा हो। इस वजह से सारी कानून साजी सिर्फ हो रही है, एक ये मैक्सिमम कंटेनमेंट प्लान है जिस पे ये अमल करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सारी ये आ रही है जब लोगों ने जाके वोट देने हैं वो वोट नहीं बदला जा सकता। अगर बदल भी लें इतने ज्यादा लोग हैं कि वो वोट कैसे बदलेंगे कि इनको इस चीज की समझ नहीं आ रही। सो ये कंफ्यूज हैं, कभी कहते हैं हमने डेट देनी है इलेक्शन की, कभी कहते हैं हमें नहीं देनी। वो सिर्फ 90 डेज उनको मिल जाएंगे अगर वो पहले डिसॉल्व कर दें एक दिन पहले, अगर नहीं करेंगे तो 60 दिन में इलेक्शन होना है। अगर उसको आगे लेके जाना है फिर उस वक्त के जो चीफ जस्टिस होंगे जो उनका अप्रूवल चाहिए होगा, आपको जाहिर बात है कोर्ट तो केस में जाएगा, तो उसके बाद अगर आपने 90 डेज में भी नहीं कराना तो फिर सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें इन सब के जो रोल हैं, जो अदा कर रहे हैं, जो प्ले कर रहे हैं, विजिबल इनविजिबल फोर्सेस, सबके रोल जो हैं वो सस्पिशियस हैं। जो कानून साजी भी हो रही है वो भी सस्पिशियस है और उसका ये है कि मैक्सिमम कंटेनमेंट करनी है, कहीं तहरीक इंसाफ को उनका वोटर बाहर निकला के वोट दे के उनको वापस पावर में ना ले आए। मैक्सिमम कंटेनमेंट यानी कॉर्नर करने की जो एफर्ट्स हैं उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की एक पेशन गोई है कि टीआई को कब तक कंटेन कर लिया जाएगा। बहरहाल मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो या नवाज शरीफ साहब की वापसी का या इस तरह की इंतखाबी इस्लाहात या सेंसस, इन सब में अदलिया का रोल सिग्निफिकेंट ठहरता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। चीज़ें वेल कनेक्टेड है एक दूसरे से और सियासत जो है वो शतरंज के खेल की तरह है कि बहुत देखभाल कर हर चाल चली जाती है। इससे पहले कि हम मौजूदा वज़ीर दिफ़ा और उनके बयान का जायज़ा लें, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब जिन्होंने हाल ही में नई पार्टी का ऐलान किया, अगरचे बहुत से लोगों ने ख़ुद को डिसोसिएट कर लिया है उससे, लेकिन परवेज़ खटक साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया या एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कराया, उसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए जो कि बहुत मानी खेज भी हैं। लेकिन वो क्या फरमा रहे हैं कुछ वो सुने। मैंने और महमूद खान ने इस सूबे में 2 दफ़ा हुकूमत की, हमारी टीम ने मिलकर इस सूबे की खिदमत की और उसको हमने साबित किया, उसका नतीजा भी सामने आया और हमने पूरी कोशिश की कि हम इस सूबे की खिदमत करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। मैं आज इस मौके पर हर पाकिस्तान के अवाम को 2 सवाल छोड़ता हूँ जिस पर सबको सोचना चाहिए कि हमने 3-4 दफ़ा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए जो हमें मिल चुके थे। क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? ये सवाल बहुत गहरा है। इसके पीछे क्या वजूहात थी कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। परवेज़ खटक साहब ने बहुत ही मुबहम ये पैगाम दिया, वो शायद लिखा हुआ भी कुछ पढ़े थे, लेकिन इस पे जो सोच के घोड़े दौड़ा रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद इल्मुल आदात की रोशनी में वो तारीखें इस नौयत की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रास ना आ सकती। बहरहाल इस रात से तो वक्त के साथ साथ परवेज़ खटक साहब ही पर्दा उठा सकते हैं, लेकिन वज़ीर दिफ़ा मौजूदा वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये बता रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब की हिमायत में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। ऐसे ख्यालात का इज़हार IPP के बारे में भी किया गया था, लेकिन हमने देखा कि कहाँ तक वो जो बेल है वो मंडे चढ़ी। अच्छा अतर, आपने देखा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और सस्पेंस भी है। 12वें खिलाड़ी की बात ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI पे 2 नए मुकदमात जो सर उठा रहे हैं, एक साइफर पे तहकीकात आगे बढ़ेंगी, उस पर पेशरफ्त होगी, और दूसरा मामला गैर शरई निकाह का है, वो भी काबिल समात करार दे दिया गया मुकदमा। सो अगर ये नविश्ता दीवार है, लिखा जा चुका है, तो फिर इसमें डिले क्यों हो रहा है? देखिए ऑब्वियसली कानूनी अमल है, अदालतों के अंदर चल रहा है। मुकदमात अपने तक पहुंचने में ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ तक परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक है, अभी जो आपने क्लिप था उस पर 57 लोग बताए गए और आधे घंटे के बाद ही जिसमें शुरू होगी, लोगों ने तरदीदें शुरू कर दी कि अब आप शामिल नहीं हो रहे। और दूसरा, वो बहुत सी सियासत जमात होती है जो खुफिया तौर पर लॉन्च होती है शादी और के अंदर। इस तरीके से जो है वो ये वाकई 12वें खिलाड़ी जिन्होंने लॉन्च की है, इसलिए कि मैदान के अंदर भी आपको नजर नहीं आ रहा। इशू ये है कि इस तरह करने से तो नहीं खत्म होगा ना ही वो आपको अदालत के जरिए कोई रिलीफ मिल सकता है कि आपको अदालत के जरिए अगर आप अपनी सियासत चलाने की कोशिश करेंगे तो ये सारी ख्वाहिशात हैं। जिस तरह आपने ख्वाहिश सुनी इस क्लिप के अंदर की जी 57
57 लोग हैं, टोटल 17 लोग जो है कंफर्म हुए हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली परवेज खटक का जाना, महमूद खान साहब का जाना एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट चीज है, इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला रह चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन उससे कोई तब्दीली नहीं हुई। ग्राउंड पे सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो अगर कोई 12वां खिलाड़ी है तो वो 12वां खिलाड़ी वो है जो इस वक्त मैदान के अंदर भाग रहे हैं। जो सारे ये जो 12-13 खिलाड़ी हैं, ये सारे 12वें खिलाड़ी हैं सियासत के। इनका कोई काम नहीं है इस वक्त पर, ये इसलिए इनको हर कोई 12वां खिलाड़ी नजर आता है। अच्छा, वैसे जनरल साहब आपकी बसीरत क्या कहती है, 12वां खिलाड़ी कौन हो सकता है जिसकी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब का इशारा था? और निगरान सेटअप पर भी हमें आपका तज्जिया चाहिए होगा। राना साहब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मलिहा लोधी साहिबा हॉट फेवरेट हो सकती हैं। आपके ख्याल में वो दोनों पार्टीज की मुश्तरका उम्मीदवार हो सकती हैं? और इस मामले में क्या IMF का वोट या प्रेशर भी होगा कोई? प्रेशर तो ये है कि पाकिस्तान को कैसे आगे लेके चलना है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत हमारे सामने है। जनरली जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हम सबके सामने है, और जिस तरीके से इत्तेहाद और यगानगत और वो भी सबके सामने है। तो ये 2 महीने या 3 महीने की जो भी ये गेम होगी, इसको आगे लेके कैसे चलना है। दूसरा इशू देखिए, हम पहले देख चुके हैं कि KP और पंजाब के इलेक्शन को किस तरीके से लटकाते लटकाते अब तेजी आ गई है, उसका बारे में बात करना भी लोगों ने छोड़ दिया। क्या ये पॉसिबल नहीं है किसी स्टेज पे फेडरल गवर्नमेंट का भी जो जिस तरीके से हम कह रहे हैं केयर टेकर आए, वो भी लटकती चली जाए? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक जो सियासी खिलाड़ी जो बातें कर रहे हैं वो कुछ और है, जो पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है वो शायद कुछ और होगा। हाँ, ये जो आप जो बात कर रही है ना कि जो 12वें खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, ख्वाहिश इनकी यही है कि भाई कोई ऐसा आदमी उठे PTI में से जो रेस कर दे, और जो इनका वोटर है उसको वो इस तरीके से कंट्रोल कर ले कि कम से कम IPP को कोई वोट मिल जाए, या किसी हद तक जो PTI बनी है उसको वोट मिल जाए। तो ये कोशिश उनकी जारी है कि कम से कम नून लीग को किसी किस्म की कोई मुज़ाहमत ना हो पंजाब की हद तक, और कुछ अगर कोई मिल जाए जगह KP में तो भी गनीमत है। जनरल साहब, आपने बड़ा अच्छा कनेक्ट किया। असल में जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का कयाम अमल में आया तो लोगों को याद आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस बनी थी, तो वो बीबी को इन अ वे अमीन फ़हीम साहब ने वक्त की ज़रूरत ही थी। उनकी नाअहली के बाद अमीन फ़हीम साहब उनकी जगह लेने आए थे, तो परवेज़ खटक साहब को मोस्ट सूटेबल उम्मीदवार समझा जा रहा है कि नाअहली तो सबको नज़र आ रही है चेयरमैन PTI की, तो परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के परचम तले उनको रिप्लेस कर सकते हैं। वो कोई और नाम भी रख सकते थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का इंतखाब क्यों किया नाम के लिए? जनरल साहब, वही मैं सोच रहा हूँ ना कि भाई ये क्यों किया इंतखाब उन्होंने? क्या परवेज खटक साहब सही उम्मीदवार हैं जो PTI को किसी भी सूरत हाल में, चाहे पार्लियामेंटेरियन हो या हकीकी हो या गैर हकीकी हो, उसको आगे लीड कर सकती है? मेरा ख्याल है कि जो भी ये सोच हमारी है, हमें एक बात बड़ी समझने की जरूरत है कि PTI का जो वोट है ना, वो किसी एक बैसीत पार्टी वोट नहीं चलता। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में किसी का भी बैसीत पार्टी वोट नहीं चलता। हम कहें कि ये नून लीग का वोट है और ये PPS पार्टी का वोट है, वो चलता है शख्सियात के पीछे, चंद नामों के पीछे चलता है, हमें पसंद हो या ना हो। सिवाय KP में एक रवाज था कि किस जमाने में लोग आइडियालॉजी को वोट देते, वहां पर भी अब याद चल चुका है। तो हमें अगर ये ख्याल ये है कि शायद खटक साहब जगह ले लेंगे या शाह कुरैशी साहब जगह ले लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाबी होगी किसी के से। ये फ्रेगमेंटेशन जितनी हो रही है उसका नतीजा ये निकलेगा कि जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज की थी कि पार्टियां ऑलरेडी कमज़ोर हैं, सूबे की हद तक महदूद होकर रह गई हैं, ये और कमज़ोर होगी, जो पाकिस्तान की सियासत के लिए और बैसियत मजमूई पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। इस बात पे हमारी सोच जा नहीं रही, हमारी सियासत जा नहीं रही। आप गली मोहल्ले में चले जाएं, वो आपको लोग हर एक से नारा नजर आएंगे, आपको वो पाकिस्तान की सियासत से ही नारा नजर आएंगे। आप लोग बदजन हो चुके हैं, नजर नहीं आ रही कि ये लोग मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। उनको भी नजर आ रहा है ये कि इन्होंने जो कुछ भी किया अभी तक तो अपनी जान छुड़ाने के लिए, अपने आप को शिकंजे छुड़ाने की बात की है इसमें, और जो कुछ भी ये कर रहे हैं वो भी लोगों के सामने नजर आ रहा है। अब तो देखिए बदकिस्मती ये है कि एक तो सियासी शख्सियत है ना, अब जो दूसरे बीच में जो लोग बैठे हुए हैं अपने मफादात के लिए पुलिस इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल हो रही है, और वो पता ही बाद में चलता है मसला कुछ और था बीच में इसके। तो ये सारा कुछ जो एक स्टोरी ये जो बन रहा है ना बीच में, इसका नुकसान PDM को भी हो रहा है, इसका नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है।
ठीक है। अच्छा जनरल मेरा साहब, अपना आपने मकसद है। निगरान वजीर आजम के हवाले से नहीं अपने ख्यालात का इजहार जी, मैं किया। उस पर मैं चाहता हूँ कि निगरान वज़ीर आज़म जो भी पाकिस्तान में आएगा वो एक ऐसी शख्सियत होगी जो पाकिस्तान में और इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल इससे आगे चलाने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए। और इसमें मलिहा लोधी का यह सब कोर्स उन्होंने काम किया है मुख्तलिफ पार्टी के साथ, शी कैन बी एक्सेप्टेबल, UN में भी रही हैं, इंटरनेशनल राउंड फिगर हैं वो। अभी पाशा साहब दूसरे शख्स हैं, लेकिन ये भी मत भूलिए कि सियासी शख्सियात में भी ऐसे लोग हैं जो अपने आप को प्लेस किया हुआ है। आप शायद खाकाना भाई साहब क्यों बोल रही हैं, वो भी अपने आप को इस जगह प्लेस कर चुके हैं कि जहाँ पे उनको शायद एक्सेप्टेबिलिटी उनका भी तरफ हो जाए कि शायद ये भी ठीक है कि इनको भी लगा दिया जाए, शायद 2-2.5 महीने 3 महीने, या अगर इससे भी आगे काम चलाना है किसी तरीके से इनको आगे लेके चलाया जा सकता है। लेकिन जनरल साहब, जैसे अभी चेयरमैन PCB के मामले पे हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान टसल देखी, शायद निगरान वजीर आजम के मामले पर भी ऐसी ही टसल हो, लेकिन ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि शायद इस हफ्ते इस नाम का ऐलान हो जाए। ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक टू द शो। राना साहब, आपसे शुरू करते हैं अगली बहस। जो सितंबर है उसको खासा हम समझा जा रहा है। बेशक आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अगस्त में वापस आ सकते हैं, हालांकि वो वापस आएंगे तो वो रिस्क लेंगे 17 सितंबर से पहले वापस आने का। मीनवाइल जो नाहली है, जैसे जी का जाना ठहर गया, इस तरह लिख दिया गया कि नाहल तो उन्होंने होना ही है, और हमें दिखाई भी दे रहा है मुख्तलिफ केसेस में जो स्पीड है इस वक्त। उसके बाद परवेज़ खटक साहब का एक पार्टी का ऐलान और मज़ीद लोगों की शमूलियत का भी इम्कान, तो आपके ख्याल में जैसे मोस्ट एलिजिबल बैचलर होता है, ये मोस्ट एलिजिबल लीडर हो सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर कर लें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा मेरे ख्याल में। देखें, बड़ा इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। जैसे नून लीग में वोट जो है नवाज शरीफ का है, नवाज शरीफ साहब का वोट है, उनको ही वोट पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे भी PTI के अंदर भी जो वोट पड़ेगा वो PTI के चेयरमैन को पड़ेगा, दैट्स इट। अगर वो नाअहल होते तो आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मुझे समझ जो आती है वो ये है कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी सामने रखने के लिए या उसको प्रूफ करने के लिए कि क्रेडिबल इलेक्शंस हैं, मेरे ख्याल में PTI को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, और बैलेट पेपर पे भी बल्ले का निशान जरूर होगा मेरे ख्याल में, और फिर इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा। अब उसमें उस वक्त तक कितना डैमेज हो चुका होगा PTI को, कितना डैमेज हो चुका होगा PTI के चेयरमैन को, वो देखना है। क्योंकि उस वक्त तक अगर डैमेज बहुत ज्यादा हो चुका है PTI को या PTI के चेयरमैन को, और जिस तरह 2 धड़े बन चुके हैं, मजीद कितने बन सकते हैं, या यही 2 धड़े जो है मजीद कितने मजबूत हो सकते हैं, इनमें मजीद कितने लोग शामिल हो सकते हैं, दैट इज येट टू बी सीन। लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ KPK के अंदर ठीक है, परवेज खटक साहब की फॉलोइंग है, अच्छे उनके साथ लोग हैं, लेकिन नंबर्स अभी भी कम है। और बहुत अच्छा को बहुत बड़ा नाम अगर कहा जाए, बात हुआ एक आदमी के, कोई बड़ा नाम नहीं है उनके पास। सो इट्स अ सिचुएशन। सो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, कितना इसमें टाइम दरकार है, कितना इसमें जरूरत पड़ सकती है इसको बाय करने के लिए टाइम, दैट इज टू बी सीन जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा जब इलेक्शंस होंगे। अच्छा, और इसमें साइफर के मामले पर जो तहकीकात है, कितना सीरियस केस साबित हो सकता है चेयरमैन PTI के लिए, राना साहब? देखिए, साइफर जो है ना, मैं जो एम्बेसडर रहे, जो असद थे, वो जब उनका ये साइफर का हुआ था, तो इट्स लाइक लास्ट ईयर प्रॉब्ली जनवरी फरवरी में, आई वाज इन DC एंड आई मेट हिम in the embassy, in the Pakistan embassy in DC. Okay. So I personally think he is a different sort of person. ठीक है, he's a hardcore diplomat and he knows how to work out things. But then again, मेरा नहीं ख्याल कि उस साइफर की कोई वर्थ थी या उसकी कोई अहमियत थी या वो साइफर की जरूरत थी। हाँ, एक सिंपथी वोट के लिए तो ठीक है, वो चलता है काम, लेकिन वो मेरे ख्याल में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक सोल सुपर पावर है, आप उसके साथ हेड ऑन नहीं जा सकते, वरना जाना चाहिए था आपको नहीं जाना चाहिए था अमेरिका के साथ हेड ऑन, और आपको इस किस्म की गलतियां नहीं करनी चाहिए, जैसे बहुत सी गलतियां की चेयरमैन साहब ने PTI के। लेकिन ये भी एक, मेरे ख्याल में ये भी एक गलती थी, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा से अपना जो फैसला था उस पर उन्होंने नज़रसानी की, और फिर वहाँ पे इंगेज भी की, वहाँ पे फर्म भी इंगेज की, वहाँ पे जनाब इनरोड्स बनाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस के लिए, मतलब कांग्रेस में या
या सेनेट के अंदर इन रोड्स बनाने के लिए वो आप इंगेज भी करते हैं, फिर आप अच्छा जेस्चर भी शो करते हैं। सो आई पर्सनली थिंक उस साइफर की जरूरत नहीं थी और ना होनी चाहिए थी, ना करना चाहिए था। वो शॉर्ट टर्म था, शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ मिला, जलसों में मिला, लोगों ने वाह किया, क्योंकि अमेरिका बैशिंग जो की जाए वो लोग यहाँ पे सड़कों पे उसकी वाह बहुत करते हैं, तो वो वहाँ उस हद तक ठीक था। लेकिन देन अगेन अगर ये देखा जाए कि अमेरिका ने जब से पाकिस्तान बना है और आपको कितने पैसे दिए हैं, फाइनेंशियली कितना हेल्प आउट किया है, तो ये नहीं कि आपको कोई डोनेशन, वो आपको कोई कर्जा दिया है, कर्जे की बात नहीं कर रहा मैं। कर्जे के अलावा अमेरिका ने जितना आपको पैसा दिया है वो काफी है, इट्स वेरी रीजनेबल, ठीक है। हाँ, हमने कैसे मैनेज किया दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आपको अमेरिका ने पैसा खूब दिया, अच्छा दिया, कर्जा नहीं दिया, लेकिन आपको हेल्प आउट करता रहा अमेरिका। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका उस पैसे देने के बावजूद, पाकिस्तान को वो पैसे देने के बावजूद जो कर्जा नहीं था, अपने लिए समझ गए राना साहब, आप कह रहे हैं कि जर्मन पीटीआई ने अपनी सियासी जंग का हदफ अमेरिका को बनाया, यानी एक ऐसे मुल्क को बनाया जो पाकिस्तान के काम आता रहा, आप ये कह रहे हैं, ठीक है। बहरहाल साइफर के मामले पर जो हुक्म इम्तना था वो तो वापस ले लिया गया, अब इस मामले में भी शायद उनकी पेशियां हों, नोटिस तो इशू कर दिए गए हैं अबू ज़र। लेकिन जो दूसरा अहम केस है जिसकी तरफ सबकी निगाहें लगी हैं, ईद से पहले उस पर क्या पेशरफ्त हुई, वो है मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल। इस पे जो अहम रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस के हैं कि लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि मिलिट्री अथॉरिटीज़ तहकीकात कर सकती हैं, सिविलियंस का ट्रायल नहीं। फिर एक आईनी तरमीम की भी बात की गई। आपके ख्याल में क्या चीफ जस्टिस ने अपना माइंड दे दिया? आज के जजेस के रिमार्क्स आपके ख्याल में क्या बताते हैं? देखिए, मेरा वैसे अपना एक्सपीरियंस जो है एज अ लॉयर, रिमार्क्स पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि आज एक रिमार्क्स आज होता है तो कल बिल्कुल उसके ऑपोजिट 180 डिग्री डिफरेंट रिमार्क भी आ जाता है। लेकिन जो उन्होंने बात की उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आर्टिकल 175(3) में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है आपके कि आपकी जो एग्जीक्यूटिव है वो आपका जुडिशरी का रोल नहीं अदा कर सकती। तो और आर्टिकल 10(a)(7) पढ़ें तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को आपस में सेपरेट होने पड़ेगा। अगर दोनों फंक्शंस एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करेगी तो फेयर ट्रायल नहीं होगा, 10(a) की खिलाफ वर्जी है। ये बिल्कुल सीधा क्लियर आर्गूमेंट है, इस पे मेरा बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, मेरा अपना बिलीव है, और जो आइन में लिखा हुआ है वो यही है कि सिविलियन का ट्रायल आप नहीं कर सकते, और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे यही फैसला देगी। व्हाट अबाउट फुल कोर्ट? फुल कोर्ट में हुकूमत का, अटॉर्नी जनरल साहब का, इरफान कादिर साहब का मुतालबा और है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तातीलात पे भी हैं, कुछ जजेस मौजूद नहीं हैं। फुल कोर्ट का मामले, इसकी बहस कब खत्म होगी? फुल कोर्ट, मेरी अपनी रीडिंग ये है कि फुल कोर्ट जो है वो छुट्टियों में नहीं बन सकता। बिल्कुल बात ठीक है, बहुत सारे जजेस अवेलेबल नहीं होते, यही महीने होते जिनमें कुछ जजेस मुल्क से बाहर होते हैं, कुछ नॉर्दर्न एरियाज में गए होते हैं, तो वो अवेलेबल नहीं होते। हाँ, इसमें ये तरीकाकार है मेरे ख्याल से, अगर फुल कोर्ट चाहते हैं तो इसमें चीफ जस्टिस साहब को, मेरे ख्याल से उनकी जगह मैं होता तो मैं ये मिलिट्री कोर्ट पे स्टे देके उसके बाद उनको कहता सितंबर में आने वाले चीफ जस्टिस साहब इसको सुने और उसमें फुल कोर्ट बना दे, बेशक अपनी मर्जी से जो भी उन्होंने बनाना है। ठीक है, देखते हैं कि अब अगली समात में ये ऊंट किस करवट बैठता है, मामला सेट किया जाता है या आर्जी तौर पर पंक्चर लगाया जाता है, ये तो अदालती समात और उसके बाद फैसला ही बता सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।